अमरूद की बागवानी में फल को अक्सर कीट खराब कर देते हैं। ये कीट होता है फल मक्खी। ये कीट अगर आपके बाग में लग गया तो भारी नुकसान करता है। इसीलिए इसके प्रबंधन के लिए जरूरी उपाय अपनाना होता है, जिस पर तकनीकी सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के डॉक्टर दीपक राय। अगर वर्तमान समय में देखें, बरसात का समय है और इस समय पे अमरूद में सबसे बड़ी जो समस्या होती है फल मक्खी की होती है, जिसको बहुत सारे किसान भाई डांसी भी बोलते हैं। ये क्या करती है कि जिसे आप उदाहरण के तौर पे देखें कि जब आप अमरूद तोड़ते हैं, आप खाने के लिए काटते हैं, उसके भीतर सफ़ेद सफ़ेद कीड़े नज़र आते हैं, विशेष करके बरसात के समय में। तो ये जो है यही फ्रूट फ्लाई है, डांसी है, फल मक्खी है, इसको अलग अलग शब्दों में कहते हैं। इसका प्रकोप होता है। होता क्या है कि जब इस समय पे ये मक्खियाँ जो निकलती हैं बेसिकली तो पूरे साल भर लगती हैं, लेकिन इस समय पे ज़्यादा प्रादुर्भाव होता है क्योंकि ये इस समय पे निकलती हैं अपने वंश वृद्धि के लिए। इस प्रक्रिया में क्या करती हैं कि जो भी फल हमारे पकने के कगार पे होते हैं, मुलायम हो जाते हैं, अमरूद के विशेष तौर पे, उनमें वो छेद करके उसके भीतर अंडे दे देती हैं और छेद को बंद कर देती हैं। एक प्रकार का पदार्थ निकलता है और वो अंडे 4-6 दिन में फूट जाते हैं। फूटने के बाद जब उससे सुंडी बनती है, जिसको मैगट बोलते हैं, वो भीतर गूदे को खाते रहते हैं और खाते खाते और जब प्रयोग में लाते हैं हम तो उसमें से कीड़े निकलते हैं। नहीं कभी कभी होता है तो बरसात में ये भी देखने को मिलता है कि अमरूद गिरता बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे भी यही कारण है कि जिसको छेद दिया उसने, उसके भीतर उसके मैगट खा रहे हैं और जब वो सुसुप्तावस्था में आने के लिए जब कीड़ा उसमें से बाहर आता है तो वो डंडी के पास से छेदता है और छेद करके ज़मीन पर गिरता है। तो डंडी के पास से होने के कारण वो कमज़ोर हो जाता है, जरा भी हवा चलती है वो फल गिर जाता है। और इसके साथ साथ फल में सड़न भी होती है क्योंकि सुसुप्तावस्था के लिए जब कीड़ा निकलता है तो वहाँ पे सुराख बन जाता है, छेद बन जाता है और नमी पा करके वो फल सड़ने लगता है। तो बरसात में इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है और हम किसान भाइयों से ये निवेदन करेंगे इसका प्रबंधन तो ज़रूर करें। और प्रबंधन के तौर पे आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का प्रयोग करें, फ्रूट फ्लाई गंधपास का। ये आपके निकटवर्ती कृषि रक्षा इकाई पे उद्यान विभाग में उपलब्ध होगा, वहाँ से ले सकते हैं या किसी दुकान से। इस ट्रैप में क्या होता है, एक ल्यूर लगता है, गंधपास लगता है, जिससे कीड़े उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, विशेष करके वो नर मक्खी, और उसमें इकट्ठा हो जाती है। होने से क्या होता है कि मादा से समागम नहीं होता तो अंडे नहीं देती, अंडे नहीं देंगे तो वंश वृद्धि नहीं होगी। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि लगभग 90% तक इससे बचाव होता है। इसके अलावा फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए ट्रैप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनाल ट्रैप बाजार में उपलब्ध है। 10 फल वृक्षों पर एक ट्रैप का प्रयोग करें। इसका असर 2 माह तक रहता है। लेकिन अगर यह ट्रैप उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो आप किसी प्लास्टिक बोतल का ट्रैप खुद ही बना सकते हैं। इसके लिए बाजार में उपलब्ध रासायन मिथाइल यूजिनाल, अल्कोहल और डाइक्लोरोवास का 4:6 और 1 अनुपात का घोल तैयार करें और तैयार घोल में किसी लकड़ी के गुटके को 24 घंटे के लिए डुबोएं और जैसे कि विजुअल में दिखाई दे रहा है इस तरीके से गुटके को लगा दें और बोतल में थोड़ा पानी भर के फल वृक्षों पर टांग दें, जिसमें फल मक्खी का नर कीट आएंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये टैप 1 महीने तक अच्छी प्रकार से काम करते हैं। अगर ये कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो एक और भी आसान विधि है। किसी घड़े या अन्य पात्र में गुड़ का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें मेलाथियान कीटनाशी मिला दें और जगह जगह रख दें। इससे भी फल मक्खी कीट पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो जैसे अमरूद की फसल जो है 3 बार फलत में आती है, तो हम इस अमरूद की फसल को न लें तो वो भी एक अच्छा उपाय है, क्योंकि उधर की हमारा उत्पादन अच्छा होगा और फल के साइज भी अच्छा मिलेगा और रेट भी अच्छा मिलता है। और बचाव के लिए अगर किसान भाई चाहें तो नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेनिल 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फल वृक्ष पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। अच्छे उत्पादन के लिए और गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए जो उपाय आपको सूझता हो उसको कर सकते हैं और उससे अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे किसान भाई कड़ी परिश्रम से विभिन्न फसलें उगाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी फसल कई प्रकार के कीटों और रोगों से प्रभावित होकर नष्ट होने लगती है। ऐसी स्थिति में किसान भाई कौन सी दवा कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इसकी जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम भिंडी में लगने वाले रोग,
कीटों के प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अभिमन्यु यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है और इसकी सब्जी अनेक रूप में व्यंजन बना करके उपयोग की जाती है और ये काफ़ी गुणकारी भी है। किसान भाइयों को बाज़ार में अच्छा भाव भी मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति अच्छी होती है। परंतु समय समय पर तमाम तरह के रोग और कीड़े या अन्य समस्याएं इसमें लगती हैं, जिनका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में रोगों की बात करें तो फसल में पीत शीरा मोजैक रोग का प्रकोप काफी देखने में आता है। इसलिए आप इस रोग की समय से पहचान कर किस तरह से करें इसकी रोकथाम, आइए जानते हैं। जहाँ तक रोगों के संबंध में है, एक येलो बेन मोजैक बीमारी लगती है, जिसमें पत्तियों की सिराएं पीली हो जाती हैं और जब रोग उग्र रूप धारण करता है तो पूरी पत्ती पीली हो जाती है। जो रोगी पौधा होता है वो छोटा रह जाता है, पत्तियां छोटी रहती हैं, उनमें फल नहीं लगते हैं और फल लगते भी हैं तो छोटे रहते हैं और कभी कभार फल पूरे पीले के पीले भी हो जाते हैं। ऐसी समस्या विषाणु की वजह से होती है और इस विषाणु रोग को प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी है कि जो हम बीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो रोग रोधी प्रजातियों का होना चाहिए। रोग रोधी प्रजातियों में जैसे BRO 6 है, इसी तरह की एक BRO 10 है, आज़ाद भिंडी 1 है। ये रोग रोधी प्रजातियां हैं, तो इनका इस्तेमाल करें तो ये बीमारी कम लगेगी। दूसरी जो प्रबंधन करने का तरीका है, बीज का शोधन करना ज़रूरी होता है। बीज का यदि हम शोधन करते हैं इमिडाक्लोरपिड से 5 ml दवा 1 किलो बीज में लगा करके अगर हम बुआई करते हैं तो शुरू में ये बीमारी नहीं लगती है और हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। अगर खड़ी फसल में फिर भी समस्या आती है तो इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी होता है कि रोगी पौधों के लक्षण दिखते ही पौधों को उखाड़ कर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए और फिर रोग को ख़त्म करने के लिए कि और पौधों पर फैले ना, उसके लिए चूँकि ये बीमारी रस चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचती है, तो रस चूसने वाले कीड़ों को मारने की दवा डालनी चाहिए। दवा में जैसे नीम तेल आता है, जिसकी 15 से लेकर 25 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, या फिर नीम की पत्ती का सत छिड़काव करना चाहिए, या नीम बीज का एक्सट्रैक्ट जो रस होता है 5% का घोल बना करके उसका इस्तेमाल करके इसका जो येलो बेन मोजैक बीमारी है इसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रासायनिक दवाई है उसमें इमिडाक्लोरपिड एक अच्छी दवा है, जिसकी यदि 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जाए तो जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो हमारे खेत में कम हो जाएंगे और ये बीमारी नहीं फैलेगी। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं भिंडी की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों की। तो इस फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिनमें एक है हरा फुदका कीट। यह कीट भिंडी के पौधों की पत्तियों कोमल टहनियों से रस चूसते हैं, जिससे भिंडी के पत्ते सिकुड़ने लगते हैं तथा पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है और फसल कमजोर हो जाती है। इसलिए इस कीट की प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करने पर इस कीट का काफी हद तक नियंत्रण हो जाता है। फिर दूसरी जो समस्या आती है फल छेदक की, सूंडी बहुत लगती है भिंडी में और उसका भी समय से प्रबंधन करना जरूरी होता है, अन्यथा फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है जिससे बाजार भाव नहीं मिल पाता है। अतः हमको भिंडी को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सूंडी वाली भी दवाइयों का इस्तेमाल करें। सूंडी प्रबंधन करने के लिए जो नीम तेल 15 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर डालें, या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है जो नीम बीज सत कहलाता है 5% के घोल को छिड़काव करें, या फिर रासायनिक दवा
जैसे इंडाक्सा कार्ब आती है, उसकी 500 ml दवा और 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा एक दवा और आती है स्पाइनोसाइड, जिसकी जो ट्रेसर या ओनप के नाम से बिकती है, उसकी 200 ml मात्रा 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करके और इसके कीट को इसको प्रबंधन किया जा सकता है और प्रबंधन करके अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, नई दिल्ली द्वारा मध्यम अवधि मौसम आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि से जुड़े कुछ जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आगामी 4 दिनों के दौरान बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड में भी आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना है। हवा की गति सामान्य रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में जीवाणु झुलसा रोग के नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम 700 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गाजर और मूली के लिए खेत तैयार करें व माह के अंत तक बुआई करें। मूली की उन्नत किस्में पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पूसा हिमानी और गाजर की उन्नत किस्मों में पूसा केसर, पूसा नेंटिस आदि की बुआई करें। जहां तक संभव हो पशुओं के बाड़ों को सूखा बनाए रखें। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें। बकरी व भेड़ में लीवर फ्लू से बचाव हेतु विस्टोडिन टैबलेट इस मौसम में अवश्य खिलाएं। यह दवा गर्भित पशुओं को न दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खारी, जिला झांसी के महेश्वरी यादव ने। आपने सिंचाई की सूक्ष्म विधियों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, माइक्रो इरिगेशन जो है सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई व्यवस्था का पूरा किया गया है, जिससे पानी की खपत जो किसानों द्वारा अभी ज़्यादा हो रही है उसको कम किया जा सके और जिससे हमारा जो जल स्तर तेज़ी से घट रहा है उसको लगभग मेंटेन रखा जा सके। इस योजना के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा, कभी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले वो ड्रिप ही लगाने का काम करता है, तो ये ड्रिप हमारे फसलों के लिए भी उसी तरीके से महत्वपूर्ण है, जिसमें टपक सिंचाई के तहत जितना निर्धारित उसको जल है वही प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो भी उसको फर्टिलाइज़र और वो है उसे भी हम ड्रिप व्यवस्था के तहत एक लिमिट में दे सकते हैं, जिससे न ज़्यादा होगा न कम होगा। इससे फसल में जो उत्पादकता है वो हमारी बढ़ तो रही है, साथ में जो भी उसके सिंचाई पे खर्च आ रहा है उसमें भी लगभग 40% तक कमी आ जा रही है, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप जो किसानों की आय बढ़ाने की 2022 तक दुगनी करने की है उसको लगभग प्राप्त किया जा सकता है। फव्वारा विधि। फव्वारा सिंचाई विधि में एक उपकरण फव्वारा या स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जाती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक, HDPE और एल्यूमीनियम का बना होता है, जिसमें पाइप और नोजल 2 मुख्य घटक होते हैं तथा यह उपकरण एक निश्चित दबाव पर कार्य करता है। 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब वाली फव्वारा इकाई में 4 लीटर प्रति सेकंड डिस्चार्ज वाले पंप से 400 मिलीमीटर प्रति सेकंड वाले 10 नोजल से एक साथ सिंचाई कर सकते हैं। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। क्यारी एवं नालियां बनाने का झंझट नहीं रहता, जिससे फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता है और अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। फव्वारा सेट को एक आदमी आसानी से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। फव्वारा विधि से खेत के टीलों और ढालू खेतों में भी सिंचाई संभव है। जमीन समतल रखने की लागत की भी बचत होती है। जिन खेतों में सिंचाई के बाद पपड़ी बन जाती है वहां पर फव्वारा सिंचाई अधिक उपयुक्त होती है।
सर्दी में पाले से बचाव हेतु तत्काल अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना संभव है। इस विधि से बिजली की बचत होती है और बिजली की दर में छूट का भी प्रबंधन है। कुल मिलाकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध सिंचाई जल से परंपरागत सिंचाई विधियों की तुलना में फव्वारा विधि से लगभग दुगने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। इसमें बहुत अच्छी योजना आई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए सरकार ने 90% तक अनुदान जारी किया है और जो सामान्य किसान हैं उनके लिए 80% तक सब्सिडी है। इसके लिए किसान को हमारे उद्यान विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए उसको अपने आधार की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक जिसमें अनुदान जाना है और खतौनी की फ़ोटोकॉपी ले आना पड़ेगा, जिसको हम लोग अपने विभाग द्वारा ही निःशुल्क पंजीकरण करवा देते हैं। अगर उसने पीएम किसान योजना के अंतर्गत भी पंजीकरण कराया है तो उसी पंजीकरण संख्या से किसी भी ओपन सोर्स से भी उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है और उसके बाद उसे अपने जो भी इच्छित उसकी जो फर्में हैं उनसे वो जब सिस्टम खरीद के इंस्टॉल करवा लेता है तो हमारे द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत उसको जो है सब्सिडी जारी की जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।